Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the second lecture of this chapter that is periodic classification of elements, class 10 NCERT science का ये chemistry part है and this is the second lecture of this chapter. Already we have discussed one lecture of this chapter which you can see or which you can watch in the I button. ठीक है, by clicking on the I button you can watch the first lecture of this chapter. ठीक है, so today now we are going to start the chapter or the topic modern periodic table. Actually before this, इससे पहले हम और भी बातें कर चुके हैं इस चैप्टर में रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल. तो वही है, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि हु डेवलप्ड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो देखिए जनरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका जो काम है मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज नॉट द वर्क फ्रॉम वन पर्सन बट जनरली यहाँ पर क्या है, क्रेडिट जो दिया जाता है वो हेनरी मोसले को दिया जाता है. ठीक है, हेनरी मोसले ने क्या किया था कि एक्सरेज जो होते हैं, एक्सरेज के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. ठीक है, एक्सरेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एक्सरेज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक्सरेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर होती है, एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर होती है उससे डिसाइड होती है. यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर जो वेरिएशन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक नंबर के, नॉट द एटॉमिक मास. तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसी के बेसिस पे इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, और उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसका बेसिस क्या डिसाइड किया, दैट वाज द एटॉमिक नंबर, दैट इज द एटॉमिक नंबर. ये उनकी पीरियोडिक टेबल का बेसिस था. ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड. ठीक है, अब आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो जेड होता है वो एक्चुअली क्या होता है. जेड जो होता है उसको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल भी मान सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका क्या है, जेड है. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रॉन, वो जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल एटम, यानी कि उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. तो उस कंडीशन में हम इन तीनों को इक्वल कर सकते हैं. फॉर ए न्यूट्रल एटम, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड, जो आप लोगों को याद करते हो ना आप लोग सीरियल वाइज, जो सीरियल नंबर है वही है उसका एटॉमिक नंबर. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम. The sequence which you have prepared, that sequence or that serial number is the atomic number actually. ठीक है, so this atomic number is represented or denoted by capital J, and that Z is equal to also number of protons present in that element. Okay, and that is also equal to number of electrons that is present in neutral atom. ठीक है, तो जब पीरियोडिक टेबल नया आ गया तो जाहिर सी बात है पीरियोडिक लॉ भी चेंज हो जाएगा. अब पीरियोडिक लॉ जो पहले था वो और अब जो नया पीरियोडिक लॉ आएगा उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होगा. वो क्या डिफरेंस होगा, देखिए आपको याद ये रखना है कि जो फर्स्ट पीरियोडिक लॉ था, ये अब तक हमने जो पीरियोडिक लॉ देखे हैं पहले वाले, उन पीरियोडिक लॉ के अंदर जो पीरियोडिक ये जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या था, एटॉमिक मास. यहाँ पर अब आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इसका बेसिस होगा. ठीक है, ऑल द पीरियोडिक दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर. ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वही सब कुछ यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
तो ये था हेनरी मोसले का पीरियोडिक टेबल, जिसको इन शॉर्ट वी कैन कॉल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एमपीटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात करें, बात एक ही है, ठीक है। अब इस पीरियड की अगर हम बात करें, देखिए मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसके अंदर बहुत सारी कमियां देखी थी हमने, बहुत सारी कमियां, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कमिंग्स देखी थी हमने। और वो जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो जो शॉर्ट कमिंग्स थी, वो सब कमियां जो थी उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या करती है, अच्छे से उसको रिमूव कर देती है और उसका हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल था वहाँ पर कि जो मॉडर्न मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो ये एटॉमिक मास का जो सीक्वेंस था उसको फॉलो नहीं किया गया था। सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मास या सीरियल नंबर वाइज जो बोलते थे हम एटॉमिक मास, इसको फॉलो नहीं किया गया था। अब ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं है। जैसे उसमें था कोबाल्ट और निकल वाला जो केस था कि किसी कोबाल्ट का ज़्यादा था निकल का कम था, या निकल का ज़्यादा कोबाल्ट का कम, यानी जिसको ज़्यादा था उसको पहले रख दिया था किसने, मेंडलीव ने, और जिसका कम था उसको बाद में रखा था, तो गलत था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया। क्यों? क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर तो एटॉमिक मास की तो कोई बात ही नहीं होती है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम थी आइसोटॉप्स की, ठीक है। अब आइसोटॉप के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आइसोटॉप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ओके, और उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं या उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोटॉप की प्रॉब्लम यहाँ आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स, किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड सभी आइसोटॉप के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, देन दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है इसका जो प्रॉब्लम है उसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की बात के लिए जो है चलिए हाइड्रोजन की बात जो है वो हम इसी को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसी है, क्या होता है और उसमें क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं और कितने ठीक है। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू, दिख सकता है आप लोगों को, दिख रहा होगा उम्मीद है। ओके, सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ये कहती है कि इसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स। और अगर आप इन वर्टिकल कॉलम्स को काउंट करते हैं, इफ़ यू काउंट these vertical columns, then you have to remember that total number of vertical columns is here 18 number. You can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये इसका लास्ट वर्टिकल कॉलम है। यानी कि कितने एलिमेंट हो गए, कितने कॉलम हो गए वर्टिकल? 8। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको ही क्या कहा गया? वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उन वर्टिकल कॉलम्स को बोला गया ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उनको क्या कहा गया? ग्रुप, ठीक है, GROUP, एंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 18। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती है? यहाँ से देखिए आप, ये है ऐसे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। नेक्स्ट दिस वन इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज
सिक्स्थ, फिफ्थ नंबर, आप ऐसे काउंट करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना लिखा हुआ आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये इसका फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, ये इसका सेकंड हॉरिजॉन्टल रो। सेकंड हॉरिजॉन्टल रो में इनकी बात मत करना, ये कुछ और ही चीज़ें हैं जो आप लोगों को बाद में बताएंगे। लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। दिस वन इज द सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। दिस इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, एमपीटी जो है हमारा उसमें कितने ग्रुप्स हैं, प्लस उसके अंदर कितने क्या, उसमें कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा एक्टिविटी की बात कर रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। एक एक्टिविटी है 5.4, एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसके ग्रुप नंबर 1 की बात करने के लिए बोल रहा है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके नाम बताइए, उनके नाम बताइए। तो देखिए ये है हमारा ग्रुप नंबर 1। आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन ये है, हाइड्रोजन यहाँ पर ये आ गया, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को यहाँ फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो बाद में बात करेंगे, अभी इसकी हम फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स की बात करें। फर्स्ट ग्रुप का नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं बिकॉज इसका जो डेमो है वो आप लोगों के लिए रेडी कंप्लीट हो गया है। चलिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपने देखा। अब देखिए फर्स्ट जो ग्रुप है उसके कुछ मेंबर्स के लिए बोल रहा है कि आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो है ग्रुप के फर्स्ट के, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं और सोडियम की बात करते हैं और पोटेशियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन को आप एक्सेप्शनली मान सकते हैं, इसकी बात हम जनरली नहीं करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे कभी जब हमारी इच्छा होगी। क्या देखो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसको आप जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसा आता है 21, इसका आता है 281, यहाँ पर इसका भी आएगा ऐसा ही 2881, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर भी देखना चाहो तो ये देख लो 1, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1। आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ऑल ऑफ दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहीं पे मैं बता देता हूँ एक वर्ड आता है जनरली जो आप लोगों को बार बार याद रखना होगा और बार बार पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाता है कि वैलेंस सेल क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलेंस सेल, और इसी से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड है एंड दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए डायग्राम कैसा बनेगा, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जो आप लोगों ने बनाना सीखा है ऐसा कुछ बनाते हैं, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। लिथियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अभी तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो किस में जाएगा, सेकंड सेल में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दिया। नेक्स्ट है लिथियम, लिथियम के बाद में नेक्स्ट देखते हैं सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल कर देते हैं। क्या आपको क्या ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है, सबसे बाहर वाला जो सर्कुलर पाथ होता है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है सॉरी, और यहाँ पे भी आप अगर इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ये कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर है। और वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट जो ये सर्कुलर पाथ होता है उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होता है वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पर 1, इसके नीचे अगर सोडियम के बाद पोटेशियम की बात करें देयर ऑल्सो 1, यानी कि एक ग्रुप के सभी मेंबर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो हमेशा सेम होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमेशा इसको याद रखना है कि किसी एक ग्रुप के सभी मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। चलिए अब हम बात करते हैं एक और ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 17 के कुछ मेंबर जैसे फ्लोरीन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन और एस्टेटाइन, इसकी बात नहीं करेंगे हम, इनकी बात करते हैं। फ्लोराइन जो होता है, फ्लोराइन का एटॉमिक नंबर है वो 9 है। नेक्स्ट क्लोराइन का एटॉमिक नंबर इज 17, देन आफ्टर दिस वन इज बिकम्स 50, 35, देन इट इज 67। ओके, सो दिस इज द एटॉमिक नंबर, नाउ फ्लोराइन की बात करें तो फ्लोराइन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं तो ऐसा आता है 27। क्लोराइन की बात करें तो 287। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका भी कुछ ऐसा ही आएगा और लास्ट में आएगा 7। इसकी बात करेंगे तो 2888 और लास्ट में 7। इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जर्वेशन दिखा आपको, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन ये दिखा कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि फ्लोराइन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोराइन, ठीक है। देन योर आंसर इज 7। सो आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, देखिए ऊपर से नीचे जाने का मतलब उसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम, या दूसरा इसके लिए जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप, सॉरी अलोंग द डाउन द ग्रुप, यस डाउन द ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एट द सेम टाइम एक और ऑब्जर्वेशन आप देखिए, यहाँ पर 1 शेल है, यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है, नीचे और जो आएगा पोटेशियम वाला आएगा उसके 4 शेल होंगे, 5 शेल होंगे, 6 शेल होंगे, 7 शेल होंगे। यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाने का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। अब फिर से एक प्रॉब्लम जो हमने पहले बोला था कि हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन की बात भी कर लेते हैं। अभी जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जो बताई दिखाई आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें तो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स की हुई है, उसमें जो आपका हाइड्रोजन है उसको यहाँ रखा हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी भी, हाइड्रोजन जो है उसकी बात करें तो हाइड्रोजन के पास देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी रिसेम्बलेंस ये किसके साथ में मैचिंग करता है, सिमिलरिटी किन के साथ करता है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स के साथ ऐसा मैचिंग करता है। लेकिन एट द सेम टाइम देखिएगा यहाँ पर इनकी बात करते हैं, ये है फ्लोराइन, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी बात करें ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। और इन अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनकी जो नियर बाई ग्रुप 18 के जो मेंबर्स होते हैं उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ग्रुप 18 के मेंबर्स का जो इनके नियर बाई मेंबर होगा उसके जैसा हो जाता है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये और ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो ये हीलियम के जैसा बन गया अब। और हीलियम क्या है, इनर्ट गैस, नोबल गैस है, उसके जैसा हो गया है ये, ठीक है, उसके जैसा हो गया है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हाइड्रोजन के पास में भी तो वही प्रॉपर्टी है जो इनके पास में प्रॉपर्टी है, तो क्यों
क्यों ना हम हाइड्रोजन को इनके साथ में रख दें, क्यों ना हम हाइड्रोजन को इनके साथ में रख दें। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स्ड नहीं है, आप हाइड्रोजन को यहाँ रखोगे या हाइड्रोजन को आप यहाँ रखोगे। और इसीलिए हाइड्रोजन जो होता है उसको मिस्चीवस एलिमेंट या नॉटी एलिमेंट भी कहा जाता है। नॉटी का मतलब शरारती, शरारती का मतलब समझते हो, जो कभी एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी एक जगह पे रुकता नहीं है। देखिए हाइड्रोजन भी है, कभी यहाँ पे मान सकते हो आप इसको, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी मान सकते हो। दैट इज वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड नॉटी एलिमेंट। ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सा एलिमेंट है जिसको नॉटी एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। सिंपली आपसे ये पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, हालांकि हम बाद में बात करेंगे इसकी, फिर भी बता देते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें क्या ड्रॉबैक है, उसमें क्या कमी है, अभी भी क्या कोई उसमें कमी है, या नाउ दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीट और आइडियल, क्या वो फुलफिल करती है सभी ड्रॉबैक्स को, जो पहले के ड्रॉबैक्स थे उनको सबको रेक्टिफाई करती है। तो करती है ऑलमोस्ट, लेकिन एक ड्रॉबैक अभी भी प्रेजेंट है और वो ड्रॉबैक है हाइड्रोजन की पोजीशन। चलिए, सो हाइड्रोजन की पोजीशन की बात हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। Yes, some physical properties and their trend in MPT. MPT क्या है? Of course, modern periodic table. MPT का मतलब यहाँ पर क्या होगा? Modern periodic table. हमने एक सिंपल सा एक हमने ऑर्डर या ट्रेंड देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एक ग्रुप के अंदर वो सेम होते हैं, ठीक है। अब हम एक पीरियड की बात करते हैं, किसी एक पीरियड की बात करते हैं। चलिए, तो हमारे पास में जो पीरियड है उस पीरियड को हमने बोल दिया सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड के अंदर फर्स्ट मेंबर जो होगा वो होगा लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपका सबसे लास्ट में नियोन, ठीक है। नियोन एक कौन सा वाला एलिमेंट है? नोबल गैस का एलिमेंट है। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइन के पास 9 इलेक्ट्रॉन और नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक जो डायग्राम बनाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट का एक डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्स्ट जो शेल होता है, अच्छा फर्स्ट शेल को के भी बोलते हैं, आपको याद होगा। सेकंड शेल को एल बोलते हैं, थर्ड शेल को एल बोलते हैं, के एल एम एन ओ, ऐसा कुछ याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट इसके लिए अगर हम बना के देखें तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट सेल, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो सेकंड सेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर नेक्स्ट की बात करें बोरॉन, बोरॉन की बात करें तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका क्या है? आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। ई का मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बोरॉन हो गया। बोरॉन के बाद में हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन की, तो कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के में होंगे, के शेल में होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन है वो होंगे इसके किसमें? एल सेल में, ठीक है। साइज की बात करेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, ऑल्दो फिर भी हम बाद में बताएंगे आपको साइज की बात।
5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन के अंदर देखिए कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनेगा, 1 2 3 4 5 6, अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका फ्लोराइन। फ्लोराइन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नियॉन की बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल वाला है। सभी में आप देख सकते हैं एल ही आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल सभी में एल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल के अंदर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 3, इसके लिए जेड की वैल्यू 4, इसके लिए जेड की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 6, जेड की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू 8, जेड की वैल्यू 9, जेड की वैल्यू 10। जेड क्या है, प्रोटॉन का नंबर भी तो है, यानी इसके पास कितना प्रोटॉन है, इसके पास प्रोटॉन है 3, इसके पास प्रोटॉन कितना है 4, इसके पास प्रोटॉन कितना है 5, प्रोटॉन कितना 6, प्रोटॉन कितना 7, प्रोटॉन 8, 9 एंड 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 5 5 6 6 अकॉर्डिंगली। लेकिन आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखिए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, आंसर इज नो, ओके। क्या इनके अंदर सेम क्या है, इनमें सेम ये होगा कि यहाँ पर वैलेंस शेल जो है, जो टोटल नंबर ऑफ शेल जो होंगे वो सब में सेम होंगे। इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल, हियर ऑल्सो 2 सेल्स, हियर ऑल्सो 2 सेल्स, हियर 2 सेल्स, ऑल ऑफ देम हैव इक्वल नंबर ऑफ शेल्स, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सभी में सेम नहीं होगा। दोनों तीनों में या सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग 1 1 बाय यूनिट, ठीक है। ये कहानी है सेकेंड पीरियड की। क्या थर्ड पीरियड में भी ऐसा ही होगा, यस, आंसर इज यस। सभी पीरियड्स में ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके इंक्रीज होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो शेल्स होगा वो हमेशा फिक्स होगा। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जितना पीरियड नंबर होता है, फर्स्ट पीरियड जो है, अगर आपने पीरियड नंबर फर्स्ट पीरियड की बात की तो उसके पास 1 सेल होगा, शेल कितना होगा टोटल 1। अगर आप सेकेंड पीरियड की बात करते हो तो सेकेंड पीरियड के पास में सेल कितना होगा 2। जैसा पीरियड का नंबर उतने ही उसके पास शेल होंगे। ऐसे ही अगर आप पीरियड नंबर 7 की बात करते हैं, पीरियड नंबर 7, तो उसके पास में टोटल नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो भी क्या होंगे, 7 ही होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, अभी हम कंफ्यूज थे कि कितना होगा नहीं होगा, लेकिन अभी सीधा सा हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया, क्या कि नंबर ऑफ सेल्स या द नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। जितना नंबर पीरियड का उतना ही उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स होंगे, ठीक है। चलिए, ये कहानी थी कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने इसके बारे में बात की। अब एक क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है। वैसे तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा, और ये डिस्कशन आप लोगों ने किया होगा क्लास 9 में कि किसी एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में हो सकते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। शेल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है 2n²।
ब्रैकेट n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। पुट करके देखते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिए, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसके अंदर तो देखिए क्या बनता है, ये 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पीरियड है आप पीरियोडिक टेबल का, द फर्स्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और वहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन और 2 ही एलिमेंट है। नेक्स्ट है n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं देन इट बिकम्स 2 × 2 to the power 2 that is equal to 8 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स there are total 8 electrons and there are total 8 elements in the second period। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बताया हमने। n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करके देखते हैं तो 2 × 3 to power 2 दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन ऑक्टेट का जो रूल है वो ये कहता है कि एक स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जो थर्ड पीरियड होगा उसके अंदर भी 8 एलिमेंट ही होंगे, करेक्ट। तो चलिए अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ ट्रेंड्स की, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज and their trend in modern periodic table। Yes, so the first property is valency। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। देखा, अभी हमने फर्स्ट ग्रुप की बात की थी, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमने क्या देखा था कि जो जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। इनमें सभी में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी एक ग्रुप के अंदर, जब आप एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स की वैलेंसी क्या होती है, 1, ठीक है। अब वो 1 कैसी होगी, बाद की बातें हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या एक पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं तो वैलेंसी में कोई चेंज होता है, यस। एक ग्रुप के अंदर तो सेम होती है, लेकिन एक पीरियड के अंदर वैलेंसी जो है वो सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। एक ही ग्रुप के सभी मेंबर्स जो होंगे, एक ही पीरियड के सभी जो मेंबर्स होंगे, उन सभी के लिए वैलेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कैसे करते हैं वैलेंसी को, हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा आपको रूल याद रखना है, ऑक्टेट रूल। कैसा रूल याद रखना है, ऑक्टेट रूल, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये है इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, वैलेंसी की बात की हमने। सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब देखिए क्या होता है, जिसमें एक सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाता हूँ। ये है आपका एटम और इसके पास में ये कुछ शेल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए एटम बहुत बड़ा है, और बड़ा बना देते हैं, और बड़ा बना देंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। अब थोड़ा सा डायग्राम अलग बन गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एटम की साइज़ का मतलब ये होता है कि एटम के सेंटर पॉइंट्स हैं, एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से लेके इसका जो आउटर मोस्ट जो शेल होता है वहाँ तक की जो रेडियस होती है, वहाँ की जो रेडियस होती है उसको ही एटम का साइज़ बोला जाता है, ठीक है। एटम का साइज़ का मतलब क्या हो गया, एटम का साइज़ का मतलब होता है द रेडियस ऑफ दैट एटम, उस पर्टिकुलर एटम की रेडियस। क्या होता है इसका मीनिंग,
एटम का सेंटर पॉइंट वहाँ से लेके एटम के अंदर जो सबसे बाहर वाला शेल है, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल या जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम का रेडियस। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के लिए अगर स्पेसिफिकली सिर्फ हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन के लिए आपको याद रखना है 37 pm। 37 pm का मतलब 37 पिकोमीटर, पिकोमीटर। अब एक पिकोमीटर कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। 1 पिकोमीटर, सॉरी 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -20 मीटर, यानी कि ये साइज होता है एक पिकोमीटर का। और हाइड्रोजन के एक एटम का साइज इतना होता है। ठीक है, याद नहीं रखना है, याद इसको नहीं रखना है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, आपको कोई 4 एलिमेंट्स के नाम दे देगा और फिर बोलेगा इनको कि इनको आप एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और वो जो 4 एलिमेंट्स हैं वो किसी एक ग्रुप के भी हो सकते हैं और किसी एक पीरियड के भी हो सकते हैं, और वो डिफरेंट ग्रुप्स के या डिफरेंट पीरियड्स के भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो फिर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ क्या, कि एक ग्रुप में किसी भी ग्रुप की बात करो, अगर एक ही ग्रुप की बात की जा रही है, एक ही ग्रुप की बात की जा रही है, तो ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। ये जो साइन है इसका मतलब है इंक्रीज करना, ऊपर बढ़ना मतलब इंक्रीज करना। और अगर किसी एक पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड के अंदर हम किधर से किधर जाएंगे, पीरियड का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोज। तो जनरली याद रखना आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन अलग टाइप का भी आ सकता है, बट जनरल ट्रेंड ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ये तो हमने देखा था, अभी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम के लिए हमने देखा था कि लिथियम के पास 2 शेल होंगे, सोडियम के पास 3 शेल होंगे, पोटेशियम के पास 4 शेल होंगे, रुबिडियम के पास 5 शेल होंगे, सीजियम के पास 6 शेल होंगे, 7 शेल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, देखिए इसी डायग्राम को आप विजुलाइज करके देखिए, ये है n की वैल्यू 1, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उसका साइज इतना सा होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, देन n की वैल्यू 3 होगी तो उसका साइज थोड़ा और बड़ा होगा। यानी एक ही ग्रुप के अंदर जब आप नीचे जाते हैं, नीचे जाने का मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट। सो दिस ट्रेंड हैज़ टू बी रिमेंबर। एंड पीरियड के अंदर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए आप लोगों को याद होगा मैंने अभी एक वो बनाया था, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ तक पहुंचे थे हम। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है, एक ही शेल है, शेल तो इंक्रीज होता ही नहीं है ना, पीरियड के अंदर एक ही शेल रहता है, मीन्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता है। तो आउटर मोस्ट शेल जो था उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे थे। अब हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींचेगा तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर प्रेजेंट है जिस सेल में, वो शेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, जैसे जैसे किसी एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा तो उस पीरियड के अंदर एटम का जो साइज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको याद रखना है कि जब हम किसी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है और इसीलिए वहाँ पर एटम का साइज भी इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम किसी एक ही पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करता है। एक ही सेल के अंदर जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है जब आप एक एक एलिमेंट इंक्रीज करते जाते हो। तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है। इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट दैट इज प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है,
प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तो इसकी पोजीशन फिक्स होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इससे क्या होगा, ये जो शेल है इसका साइज छोटा 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 होता जाएगा, उससे क्या होगा, एटम का साइज भी छोटा 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 होता जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटलिक का मतलब क्या होता है भाई, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेटल किसको बोलेंगे, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होती है मेटल की, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। यानी कि अगर आप मेटल का कोई वायर लेंगे, या एक वायर तो है मेटल का, एक दूसरा वायर है आपके पास प्लास्टिक का, तो आप लोगों को पता है कि जो मेटलिक वायर होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। नेक्स्ट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा कोई मेटल नहीं है जो ये काम नहीं करता है। दिस इज़ एवरग्रीन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा या बहुत ही कम होगा, वेरी लेस। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे से फ्लो करता है। ठीक है, याद रखना है ये आपको, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मेटलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, शाइनिंग होती है, उनकी सोनोरस साउंड होती है, और हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ये सब मेटल के प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होता है मेटल का, वो होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दिस इज द बेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका डायग्राम जब बनाते हैं तो इसके पास दो शेल होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास दो शेल। इसकी बात करें तो इसके पास 7 शेल होते हैं। देयर आर टोटल 7 शेल्स, और आउटर मोस्ट शेल में इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लीजिए n=1 में एक इलेक्ट्रॉन, और एक बहुत ही दूर है एक इलेक्ट्रॉन। इसका न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होगा, होल्ड होगा, कंट्रोल होगा। इस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहोगे, नहीं निकालने देगा न्यूक्लियस, बिकॉज दैट न्यूक्लियस इज बाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन tightly, okay, but the electron that is present in the outermost shell or very far away from the nucleus, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का कंट्रोल होल्ड बहुत दूर होगा। इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पर हूँ, आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए मैं क्लास में एक टीचर की तरह हूँ, तो मेरे पास में जो बच्चे बैठे होंगे ना, उनको मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता हूँ, उनके ऊपर मेरा अच्छे से कंट्रोल है। लेकिन एक स्टूडेंट या जो स्टूडेंट बहुत दूर सबसे लास्ट रो में होंगे, उनके ऊपर मेरा इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। करेक्ट। पास वाले बच्चे को अगर कोई मान लीजिए बात करना चाहेगा या कोई उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो मैं नहीं करने दूंगा, लेकिन जो दूर बैठा है इन द लास्ट रो, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल कम होगा कंपैरेटिवली, और उसको इजीली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और इवन ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास ऑल्सो। इन द सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जो न्यूक्लियस के जितना पास में इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का उतना ही कंट्रोल ज़्यादा होगा, उसको उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बाहर मुश्किल है, और जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होती है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये टॉप टू डाउन जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो ये टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेंगी। और अगर ये टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब ये है कि मेटल का प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। तो याद क्या रखना आपको, मेटलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। अब एक और याद रखना आपको, मेटलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, नॉन
मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मेटेलिक होगा तो वो बहुत कम नॉन मेटेलिक होगा, और अगर बहुत ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा तो वो बहुत कम मेटेलिक होगा। अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। इसको ऐसे समझिए, जो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसमें बुराई बहुत कम होगी, और जो बहुत ज़्यादा बुरा है उसमें अच्छाई बिल्कुल ही कम होगी। करेक्ट, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट नेचर वाले प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या करते हैं, रेडी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो दिखना चाहिए उनको, तुरंत ही तैयार रहते हैं। कौन, नॉन मेटल्स। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार रहते हैं वो। ठीक है, तो अगर उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बारे में याद रखना है, सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी के लिए। दूसरा तो उसका अपोजिट होगा ना, उसका अपोजिट होगा। अब याद क्या रखना है, एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल का प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। इसका उल्टा बोलो, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है, एक इसके अंदर जाके बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो का मतलब पीरियड के अंदर। एक पीरियड के अंदर आपको याद रखना है कि मेटल का प्रॉपर्टी तो होता है कम, यानी कि डिक्रीज होता है। अगर मेटल का प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है तो इसका मतलब नॉन मेटल का प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक छोटा सा वर्ड और आता है आपकी बुक के अंदर, एक लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स एंड सेमी मेटेलॉइड्स। सेमी मेटल्स, और ये जो सेमी मेटल्स होते हैं इनको ही मेटेलॉइड्स भी बोला जाता है। सेमी का मतलब होता है हाफ, मेटेलॉइड्स। इस मेटेलॉइड का वर्ड का मीनिंग होता है मेटल के जैसे। मेटल नहीं है, मेटल के जैसे। ठीक है, तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैं फिर से आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक जिगजैग लाइन बना हुआ है, एक जिगजैग लाइन बना हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग देख पा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल को। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर देखिए एक जिगजैग लाइन बना हुआ है, ये वाला लाइन, ये ऐसे ऐसे करके जो लाइन बना हुआ है ना, ये लाइन जो है ये क्या काम करता है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग कर देता है। कैसे, इस लाइन के लेफ्ट साइड वाले सारे मेटल्स हैं, ओके। इस जिगजैग लाइन के राइट साइड वाले सभी नॉन मेटल्स हैं। तो फिर ये कौन है, ये जो जिगजैग लाइन के अंदर जो आ रहे हैं ये कौन है, यही वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहते हैं। लेकिन मीनिंग क्या होता है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी मेटल, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो मेटल के भी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल जरूर याद रखना आपको, एटलीस्ट 1 और 2 एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल याद जरूर रखना है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, फर्स्ट बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है जो सेमी मेटल या मेटलॉइड्स के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये याद रहेगा। मेटल्स का प्रॉपर्टी बता दिया हमने, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी बता दिया कि उनमें क्या ट्रेंड होता है, कि वो लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये था कहानी इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेटल्स के जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सब हम मेटल वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, याद भी रखना आपको कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये कहानी कुछ इंपॉर्टेंट थी। चलिए, तो ये था केमिस्ट्री पार्ट एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का। और अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस अभी सभी चैप्टर्स के, फ्रॉम ऑल चैप्टर्स सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू बी इन द
board exam paper. We will be discussing in the coming classes, in the coming videos. So right now this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.